होने वाली है और इन इंतखाबात के ज़रिए हिंदुस्तान की आवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और उसको मुंतखब कर कर ऐवान पार्लियामेंट में भेजेगी, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि वो उनकी आवाज़ बनेगा, उनका तर्जुमान बनेगा, उनके मसाइल को उठाएगा, उनके दुख तकलीफ़ में उनके साथ रहेगा और उनकी हक़ की जमहूरी जद्दोजहद में हिस्सा लेगा और दस्तूर की हिफाजत करेगा और दस्तूरी हुकूक जिससे वो महरूम है उन हुकूक को अपनी आवाम तक पहुंचाएगा। और ये एक ऐसा मौका मिलता है आवाम को कि वो अपने हक़ रायदही के ज़रिए न सिर्फ अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं बल्कि वो सियासी जमात या वो ग्रुप जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होगी उसको इस मुल्क की भागदौड़ की जिम्मेदारी भी दी जाती है और मिल जाती है और 5 वर्ष तक अक्सरियत हासिल करने वाली जमात या ग्रुप इस मुल्क की हुक्मरानी करता है। और अब तक 70 वर्ष के हिंदुस्तान के आज़ादी के सफ़र में कई इंतखाबात आए और कई अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए, तो कई वज़रा बने, तो कई प्राइम मिनिस्टर्स भी बने और हर इंतखाबात में अवाम को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि अवाम के सामने हर सियासी जमात व उसका उम्मीदवार ऐलानात व वादे करता है, तयख़ुनात देते हैं और अपने मैनिफेस्टोस की इजराई के ज़रिए अपना मंशूर और अपना प्रोग्राम भी आवाम के सामने रखते हैं। और अब जो इंतखाबात हो रहे हैं ये 17वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात हैं और आज सवाल ये पैदा होता है कि 70 बरस के इस आज़ादी के सफ़र में किसको क्या मिला और ये मुल्क कितना तरक्की करता गया, इस मुल्क में कौन तरक्की करता गया, इस मुल्क में कितनी खुशहाली आई और इस मुल्क में कितनी रोज़गार मिले, ये मुल्क किस सिमत में बढ़ता गया। और अगर आज हम मुख्तसरन से अगर जायज़ा लेंगे तो आपके सामने कई बातों के साथ, कई कामयाबियों के साथ, कई तरक्याती चीज़ों के साथ साथ ये बात भी सामने आएगी कि आज भी हिंदुस्तान बेरोज़गारी से जूझ रहा है, आज भी हिंदुस्तान फाकाकशी से जूझ रहा है, आज भी हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तानी हैं जो रोज़ी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं। और आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं, जहां पे पानी नहीं, कई ऐसे घर हैं जहां पे चूल्हे नहीं जलते, आज ऐसे कई गांव हैं जहां पे तालीम का इंतज़ाम नहीं, आज ऐसे कई इलाके हैं जहां सेहत का इंतज़ाम नहीं, जहां पे दवाखाने नहीं, जहां पे खुशहाली नहीं, बीमारों के इलाज का इंतज़ाम नहीं, तो बेरोज़गारों को रोज़गार देने का इंतज़ाम नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन है और इसकी वजह क्या है।
इसकी जिम्मेदार वही लोग हैं जो हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करते रहे और इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठते तो रहे, लेकिन हिंदुस्तान को खुशहाल बनाने के लिए इक़दामात करने में से नाकाम रहे। हिंदुस्तान को बेरोजगारी से जूझते हुआ देखकर ये लोग इख्तिदार पे तो रहे, लेकिन रोजगार के मौकों को फराहम करने में नाकाम हुए। हिंदुस्तान में इख्तिदार पर तो थे, लेकिन सेहत का इंतजाम करने से नाकाम हुए। लेकिन आज से 5 बरस पहले कबल भारतीय जनता पार्टी ने अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया और उस ऐलान के साथ ये तवक्को और ये उम्मीद भी जताई कि खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, करप्शन का खात्मा होगा, घर घर रोजगार पहुंचेगा, गांव गांव बिजली और पानी पहुंचाया जाएगा, करप्शन का खात्मा होगा, दाखिली सलामती पर तवज्जो दी जाएगी, सरहदों की हिफाजत की जाएगी, नक्सलवादी का खात्मा किया जाएगा और वादा किया कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे तयक़ुनात दिए गए, लेकिन 5 साल का वक्त गुजरने के बाद जब हम देखते हैं तो हालात ज्यों के त्यों नजर आते हैं। ना खुशहाली नजर आ रही है, ना बेरोजगारी दूर होती हुई नजर आ रही है, ना गांव में बिजली नजर आ रही है, ना पानी नजर आ रहा है, ना कोई नई सनत नजर आ रही है, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए कि अब वो कहां गए वो वादे, कहां गए वो तयक़ुनात, कहां गए वो बातें जो इंतखाबात से पहले किए गए। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपके इन्हीं इलाकों में आज से 5 बरस पहले भी मैं आपसे मुखातिब था और आपसे बार बार ये बात कहता था कि कोई बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है, कोई खुशहाली नहीं आने वाली है, कोई करप्शन का खात्मा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं और बातें ही रहेंगी। और आज आपके सामने है कि क्या हुआ, क्या मिला। आप बताइए कि बातें तो बहुत की गई, लेकिन जिन्होंने 56 इंच के सीने का दावा किया था, कहां है वो 56 इंच का सीना, वो छाता? जिन लोगों ने दावा किया कि एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि कहां है वो 10 सर, कहां है वो खुशहाली, कहां है वो सरहदों की हिफाजत? आज कुछ नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च के जरिए, सिर्फ वादे, अदाकारी, दिखावा और झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम के सामने आते गए। हिंदुस्तान की तारीख में कई इंतखाबात हुए, कई वज़रा बने, कई वजीर आजम बने, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा कुमार गुजराल हो, देवे गौड़ा हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, कई वाजपेयी हो, कई वजीर आजम आए। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम और सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम है तो वो कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। कल का चाय वाला आज का चौकीदार है। नाकाम और झूठा, इसकी आदत यही है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि किताब में लिखा था कि झूठों की आदत होती है
कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं और इतनी बेबाकी से झूठ बोलते हैं, इतनी शिद्दत से झूठ बोलते हैं, इतने एतमाद से झूठ बोलते हैं कि इतना झूठ बोलते हैं कि दुनिया उसको सच समझने लगती है। ये वही झूठा है, ये वही झूठा है जो अब से नहीं बरसों से सिर्फ झूठ बोलता आया है, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ और वादे और तयखुनात। अच्छे दिन आए, क्या खुशहाली आई, सबका साथ सबका विकास क्या हुआ? स्टैंड अप इंडिया कहां है? स्टार्टअप इंडिया कहां है? स्मार्ट सिटी कहां है? अरे आज कहीं पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ बातें और सिर्फ नारे। अरे मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहूंगा, इनका नारा अगर कुछ है तो सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र है। मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, मुल्क की कामयाबी नहीं है बस सिर्फ बातें करना, अपने इख्तिदार को हासिल करना। अरे हम तो बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी के मुखालिफ हैं, हम उनके सोच के मुखालिफ हैं, हम उनका जो एक काम करने का अंदाज है उसके मुखालिफ हैं, हम सावरकर के मुखालिफ हैं, हम मोहन भागवत के मुखालिफ हैं, हम इनकी सोच के मुखालिफ हैं, हम इनकी फिक्र के मुखालिफत हैं, हम इनकी आइडियोलॉजी के मुखालिफत हैं। हाँ, हैं और रहेंगे आखिरी सांस तक। बीजेपी संघ परिवार आरएसएस के मुखालिफ थे और रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हम तो मुखालिफ थे, हैं और रहेंगे, और मुखालिफत की कई वजूहात हैं, लेकिन उनसे पूछूंगा कि जिन्होंने 5 बरस पहले इनको वोट दिया, मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या आपको अपने वोट का हक मिला? क्या आपको अपने उम्मीद और आस और जो तवक्कुआत आपने लगाए थे, क्या उस पर यह हुकूमत पूरी उतरी? क्या आप कामयाब हुए? नहीं हुए। अरे सबका साथ सबका विकास कहने वालों से मैं सवाल करूंगा कि 5 बरस में क्या किया? अरे जैसे ही इख्तिदार पर आए, सबसे पहले लव जिहाद का नारा दिया, घर वापसी की बात की, लव जिहाद के जरिए जुल्म व ज्यादती करने लगे, नाइंसाफी करने लगे, और उसके बाद में फिर घर वापसी के जरिए जुल्म व ज्यादती, फिर उसके बाद बीफ के नाम पर तशद्दुद का शिकार बनाया गया, हुजूमी तशद्दुद का शिकार बने, फिर रामजादे फुलाजादे कहने लगे, फिर आरएसएस का सरबराह कहता है कि राम का खून रगों में है। अरे आप बताइए, गौर करिए कि आज इन्होंने मुल्क को क्या दिया? खैर, हम तो पिछड़े हुए थे, अकबर ओवैसी 70 बरस से पिछड़ा हुआ है, पीछे है, आखिर है, हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, हक नहीं मिल रहा है। छोड़ो मेरी बात को, छोड़ो मेरे भाइयों की बात को, छोड़ो मेरी बस्ती की बात को। दूसरों के साथ क्या हुआ? दूसरों को क्या मिला? क्या कुछ मिला? क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। आप बताइए, हुजूमी तशद्दुद के जरिए बीफ के नाम पर कितने मासूम हिंदुस्तानियों को मारा गया, अखलाक को मारा गया, जुनैद को मारा गया, रगबर को मारा गया, अंसारी को मारा गया, ट्रेन में हाफिज के दाढ़ियों को काटा गया, मारा गया, जिंदा जलाया गया, गोबर खिलाया गया, मारा गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान का मसला
क्या बीफ का है? क्या इज्तिमाई लिंचिंग के जरिए क्या मुल्क में खुशहाली आएगी? इज्तिमाई या हुजूमी तशद्दुद के जरिए क्या खुशहाली आएगी? क्या बेरोजगारी दूर होगी? लेकिन आज ये लोग लव जिहाद हो, घर वापसी हो, रामजादे फुलांजादे हो या हुजूमी तशद्दुद हो, ये सब चीजें इसलिए करते रहे कि मुल्क के हकीकी मसाइल पर से तवज्जो को हटाया जाए। मुल्क के हकीकी मसाइल क्या है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो बेरोजगारी का है, खुशहाली का है, पानी का है, बिजली का है, नौकरी का है, रोटी का है, रोजी का है, सुकून का है, मुल्क के सरहदों की हिफाजत का है। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। अपने पालखड़ों के जरिए, कई नाम नहाद तंजीमों के जरिए मुल्क में एक नफरत की फिजा को पैदा किया, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। और आज भी इनके तकारीरें हैं तो कैसी तकारीरें हैं? वही हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, या फिर बांटने वाली, या नफरत कराने वाली, या फिर हिंदू मुसलमान की नफरत का बीज बोकर इख्तिदार पर आना चाहते हैं। अरे आज आप गौर करिए कि इन लोगों के पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कुछ काम है। करप्शन की बात करते हैं। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे की कंपनी में कैसे रातों रात 100 करोड़ आ गए? कहां से आ गए? तुम्हारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2004 या 5 में कितने असासे थे, कितना पैसा था भारतीय जनता पार्टी के पास, और आज क्या है? हो सकता है मैं गलत हूं, एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन आज से 10 बरस पहले, 12 बरस पहले चंद 100 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी के खाते में थे, इनके असासे थे। लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी के पास 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा है इनके अकाउंट में। ये कहां से आया? किसने दिया? किस तरीके से आया? करप्शन की बात करते हैं। कलकत्ता में जलसा हुआ, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कल जो जलसा हुआ, 53 लाख रुपया तो सिर्फ ट्रेन में लोगों को लाने के लिए अदा किया गया। तो ये व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है? कहां से आया ये पैसा, मैं पूछना चाहता हूं। करोड़ों रुपया सर्फ हो रहा है इलेक्शन की कैंपेनिंग में। अरे आप चले जाइए बैंक में जाकर बोलिए मेरे खाते में से 50,000 कैश दो, मुझे 2-2 हजार की नोट दो, 500 की नोट दो, तो बैंक में 2000 की नोट नहीं है, 500 की नोट नहीं है। कहां है? यही चौकीदार के पास है या नहीं? तो फिर ये गांधीयों के पास है। फिर करप्शन खत्म हो गया, करप्शन दूर हो गया। सिर्फ बातें, सिर्फ वादे। अरे आज इनका अगर कोई मुंह तोड़ जवाब देता है, 5 बरस में अगर किसी ने इनको आईना दिखाया और किसी ने बेबाकी के साथ इस कल के चाय वाले आज के चौकीदार का जवाब बना और जवाब दिया, तो वो हैदराबाद, वो मजलिस और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। मजलिस ने काम किया और ये लोग सिर्फ बातें, नादीरे को मलीरा मिला,
तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। वैसे ही हाल है कि गुजरात के फिसादात के बाद दुनिया के कई मुमालिक ने इस कल के चाय वाले आज के चौकीदार को वीजा नहीं दे रहे थे। ना अमेरिका वीजा दे रहा था, ना यूनाइटेड किंगडम दे रहा था, ना कोई यूरोप का मुमालिक वीजा दे रहा था। मैं चीफ मिनिस्टर हूं बोल रहे हैं गुजरात के, लेकिन नहीं दिया जा रहा था वीजा। क्यों? गुजरात के फिसादात का धब्बा इनके ऊपर था। मासूमों के खून के धब्बे इनके ऊपर थे। वजीर आजम बने तो नादीदे को मलीदा मिला तो निकल पड़ा हिमाकत खोरा सारे दुनिया को फिरने के लिए। कितने मुमालिक को गया? 92 कंट्रीज को फिर रहा है। सिर्फ अकेला नहीं, नाचने वालों की टीम, बजाने वालों की टीम, गाने वालों की टीम। न्यूयॉर्क में मोदी जा रहे हैं, पीछे नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, गा रहे हैं। किसका पैसा है मैं पूछना चाहता हूं? क्या वो हम हिंदुस्तानियों का पैसा नहीं है? कितना पैसा? 2000 चिल्लर करोड़ रुपया सर हुआ। कितना? 2000 चिल्लर करोड़ रुपया सर हुआ इनकी हवाखोरी और तफरी के लिए। और फिर कितने दिन इनके 5 साल के इख्तिदार में 180 दिन ये फॉरेन विजिट्स पे रहे। जुमला सफर में कल के चाय वाले आज के चौकीदार ने 492 दिन सिर्फ सफर में गुजरे। नॉन ऑफिशियल वर्क्स के लिए 101 दिन, जुमला दिन दफ्तर में 1600 और जुमला दिन फिरने में घूमने में 600 दिन। 40% 5 बरस का वक्त ये चाय वाला, ये चौकीदार बाहर घूमता रहा तो क्या मट्टी मुल्क तरक्की करेगा? बताइए क्या होगा? ये आलम है। अरे आज हम जब ये सारे आदाद शुमार पेश करते हैं तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े ही घबराहट में आते हैं। डिजिटल इंडिया कहां है? डिजिटल इंडिया में पूछना चाहता हूं। हर गांव में इंटरनेट, क्या केबल है? नहीं है। स्वच्छ भारत कहां का स्वच्छ? पूरा हिंदुस्तान झाड़ों की कट्टी लेके साफ कर रहा था, साफ कर रहे थे। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार कर रहे हैं, मिनिस्टर कर रहे हैं, एमपीज कर रहे हैं, एमएलएस कर रहे हैं। मैंने नहीं किया। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं समझता हूं कि मेरा हिंदुस्तान बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, बहुत पाक है। इसमें अगर सबसे बड़ी गंदगी है तो वह गंदगी का नाम बीजेपी आरएसएस की सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है। अगर हिंदुस्तान को स्वच्छ करना है तो ऐसी सोच रखने वालों को खत्म करना होगा। हिंदुस्तान दुनिया के 10 आलूदा शहरों में, दुनिया के 10 आलूदा शहरों में 5 शहर हिंदुस्तान में हैं। हर 2 मिनट को एक हिंदुस्तानी मरता है हिंदुस्तान में पोल्यूशन की वजह से। स्वच्छ भारत, वाह क्या स्वच्छ भारत है। आप गौर करिए कि आप खुद देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले 35% लड़कियां नाख्वानदा हैं, 15% हर साल इसमें इजाफा होता जाता। कहां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम? नाकाम। दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स डिमोनेटाइजेशन,
में लाखों लोग बेरोजगार हुए, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, हजारों सनतें बंद हो गई। क्या बोले डिमोनेटाइजेशन के वक्त? नक्सलिज्म खत्म होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी। अरे चाय वाले, चौकीदार, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बता, आज 4 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, नक्सलों ने उनको मार दिया, तो क्या तुम्हारी नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन कामयाब हुई या नाकाम हुई? हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों के नाम पर हुकूमत कर रहे हो और बहादुर सिपाहियों की शहादत के जरिए अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो, और तुम्हारे वुज़रा, तुम्हारे लीडर्स कहते हैं कि मोदी की सेना। अरे मैं कहूंगा कि आज भी मुल्क से गद्दारी करने का सेडिशन का लॉ है, तो सबसे पहले मुल्क के गद्दारी का मुकदमा अगर किसी के ऊपर आना चाहिए तो वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी पर आना चाहिए कि वो कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया, हमारे भारत की फौज, भारत के सिपाहियों को मोदी के सिपाहियों का नाम कैसे दे सकता है? वो मस्खरा होगा मोदी सेना का रुकन, योगी होगा या कोई फोगी होगा, मोदी सेना का रुकन। हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मोदी की सेना नहीं, हिंदुस्तान का गुरूर है, हमारी ताकत है, हमारी शान है, हमारी इज्जत है। हम फख्र करते हैं हमारे सिपाहियों पर, हम फख्र करते हैं, हम फख्र करते हैं, नाज है उनकी शहादत पर। लेकिन जब देखते हैं उनके मासूम बच्चों को, उनकी नौजवान बेवाओं को, तो हमारे आंख भी भर आते हैं कि कैसी क़यादत है, कैसी हुक्मरानी है। आज जब हम ये बात कहते हैं तो हम बुरे दिखते हैं, हम पसंद नहीं आते। अरे हम पसंद नहीं आते, ठीक है, मुल्क को तो पसंद करो। अरे मेरे लिए अगर सबसे पहले अगर कोई चीज है तो मेरा इंडिया है, दूसरे मेरे इंडियंस है, तीसरे हिंदुस्तान की तरक्की व खुशहाली है। लेकिन इनके लिए, इनको क्या चाहिए? बस सिर्फ गद्दी होना है, इख्तिदार होना है और कुछ नहीं। आज आप बताइए कि जब हम सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता। कश्मीर में क्या सूरत हाल है? सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों जख्मी, 300 से जायद की बीनाइयां चली गई, आंख चले गया। बीजेपी पीडीपी की हुकूमत मुसलसल नाकाम। सिर्फ 4 महीने में 7,000 कश्मीरियों को जेल में डाला गया। कश्मीर में तशद्दुद, एहतजाज, 30 से ज्यादा स्कूल नजर आतिश। अरे आप बताओ, कश्मीर पॉलिसी नाकाम, गुज्जरों का एहतजाज, पटेलों का एहतजाज, जाट का एहतजाज, बाबा वो राम रहीम उसकी गिरफ्तारी पर तमाशा। अरे क्या हो रहा है मुल्क में? ऐ चाय वाले, ऐ चौकीदार, कहां है तू? फिर बातें नहीं, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। हर तकरीर के बाद में नारा लगा रहे हैं पूरे चौकीदारा मिलकर, चौकीदार चौकीदार, वो चौकीदार, ये चौकीदार, इंजीनियर चौकीदार, डॉक्टर चौकीदार, सब लगाए। सुने होंगे ना आप?
एक नारा नहीं लगाया। चाय वाले भी चौकीदार, वो भी लगाना था ना, वो नहीं लगाए, सब चौकीदार। अरे आप बताइए, अजीब चौकीदार है, अजीब चौकीदार। चौकीदार खड़ा है और विजय माल्या भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, ललित मोदी भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, मेहर चौकसी भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है। चौकीदार खड़ा है, चीन दरअंदाजी कर रही है। चौकीदार खड़ा है, आज हमारे सिपाहियों की जानें जा रही हैं। सिर्फ चौकीदार 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 चौकीदार। अरे आप बताओ, क्या मजाक, क्या दिल लगी है? क्या इसलिए हमने वजीर आजम बनाया या कुछ काम के लिए? काम तो कुछ नहीं करते, बस सिर्फ बातें। अच्छे दिन क्या आए? 15 लाख आएंगे, क्या आए? 15 लाख तो छोड़ो, काला धन तो छोड़ो। विजय माल्या सफेद धन लेके भाग गया, मेहुल चौकसी सफेद धन लेके भाग गया, ललित मोदी सफेद धन लेके भाग गया। सब भाग रहे हैं, काला धन आना छोड़ो, सफेद धन इस मुल्क से जा रहा है। और फिर कहता है ये चाय वाला, मैं चौकीदार। अजीब है, अजीब हालात। आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है बोलने वाला। अगर कोई बोलने वाला है तो वह हैदराबाद से है, मजलिस से है। वो आपके इत्तेहाद से पैदा होने वाली आवाज, वो ताकत है जो बोलती है। आज ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ बातें। एफडीआई 7% एफडीआई में कमी आई। वाराणसी गए, मां गंगा बुलाई, 7,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। क्या गंगा साफ हुई? क्या यमुना साफ हुई? नहीं हुई। आज भी गंदगी बाकी है। सिर्फ तरक्की, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करने वाला मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी के गाड़ी में फिरता है, बीएमडब्ल्यू में। क्यों नहीं मेक इन इंडिया की गाड़ी में फिरता है? कल का चाय वाला, आज का चौकीदार 15 लाख का सूट पहन रहा है, फिर कहता है कि मैं चाय वाला, मैं चौकीदार। और वो सूट भी कहां बना? मेक इन लंदन का सूट है वो जो पहना था। अरे आप गौर करो, बेवकूफ बनाने की बातें। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन कहां है? कौन सी बुलेट, कौन सी ट्रेन, किधर है? कुछ भी नहीं है। किसान जान दे रहा है, हिंदुस्तान सूखे से जूझ रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, किसान कर्जों के में दबा हुआ है और कर्जों की वजह से जान दे रहा है। और ये बिन बुलाए मेहमान की तरह नवाज शरीफ के घर में पहुंच जाता है। उनके घर में शादी हो रही है और बैठ के बिरयानी खाता है। अरे ये आलम है। आज हर महाज पर नाकाम, मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के नाकाम वजीर आजम और झूठे वजीर आजम का अगर तमगा दिया जाना चाहिए तो इस कल के चाय वाले को आज के चौकीदार को देना चाहिए। सिर्फ बातें, सिर्फ जुमलेबाजी। कितने हमारे सिपाही शहीद होते जा रहे हैं। कहां है तुम्हारा 56 इंच का सीना? नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस बैंक के बढ़ते जा रहे हैं। कहां है? कहीं नहीं है। रुपया गिर रहा है, डॉलर
ऊपर होते जा रहा है, चौकीदार खड़ा है, डंडा लिए, टोपी पहने, ड्रेस पहने, सीटी बजा लेते खड़ा है। वाह रे चौकीदार, क्या चौकीदारी कर रहा है। अरे आप गौर करो कि हर महाज पे नाकाम। अच्छे दिन किसके आए? क्या किसी हिंदुस्तानी के आए? अच्छे दिन तो सबसे पहले चाय वाले के आ गए। क्या हर चाय वाले का नसीब इस चाय वाले जैसा हो सकता है? चाय वाला होना कोई गुनाह नहीं, कोई गलत नहीं। यहां भी होंगे चाय वाले, वहां भी होंगे, लकी स्टार में, इस मजमे में भी होंगे, तो खराब बात नहीं है। लेकिन क्या हर चाय वाले का नसीब ऐसा है? नहीं है। लेकिन सिर्फ बातें, अच्छे दिन तो इस चाय वाले के आए, इसके बाद अच्छे दिन आए तो अमित शाह के आए। अमित शाह के ऊपर मुकदमात साफ हो गए। अच्छे दिन नरेंद्र अमीन के आए, अच्छे दिन वंजारा के आए, अच्छे दिन माया कोडनानी के आए, अच्छे दिन बाबू बजरंगी के आए। ये कौन है? ये गुजरात के कातिलों का मैं नाम ले रहा हूं। ये वंजारा, ये नरेंद्र अमीन वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने मासूमों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई थी। ये नरेंद्र अमीन वही है जो हैदराबाद भी आकर गोली चलाकर इस्लाही साहब के बच्चे को मारा था। ये वही है। आज ये लोग छूट गए। माया कोडनानी पर क्या है? 50 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को आग में डालने वाली का नाम माया कोडनानी। बाबू बजरंगी कौन? गुजरात के फिसादात में मुसलमान औरतों की इज्जतों इस्मतों को लूटने वालों। लेकिन आज उनके अच्छे दिन आए। और किसके आए? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अच्छे दिन आए, असीमानंद के अच्छे दिन आए, मालेगांव के धमाके कराने वालों में जो जिम्मेदार थे उनके अच्छे दिन आए, मक्का मस्जिद के धमाकों में जो पकड़े गए थे उनके अच्छे दिन आए, अजमेर धमाके में जो थे उनके अच्छे दिन आए। अच्छे दिन किसके आए? किसी के नहीं। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो, समझो, आज ये मुल्क कहां जा रहा है। अरे हमको इन नाकाम जालिमों को इन इलेक्शनों में खत्म करना होगा। इनको गुमनामी के घाटियों में डालना होगा। इनको इख्तिदार से महरूम करना होगा। इसलिए कह रहा हूं कि आज मुल्क बड़े ही नाजुक हालात व दोराहे से गुजर रहा है। खुदारा समझो, अगर ये लोग फिर आ जाएंगे तो ये लोग दस्तूर को तब्दील कर देंगे। ये लोग अपने इख्तिदार की ताकत के जरिए, जबर के जरिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के खिलाफ जाते हुए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करेंगे। ये लोग अगर अब इख्तिदार में आए तो ये लोग हमारे अक़लियतों के दिए गए दस्तूरी हुकूक को खत्म कर देंगे। ये लोग अगर इख्तिदार में आएंगे तो याद रखिए, ये लोग तलाक़ सलासा के बाद और भी दूसरे कानूनों के जरिए शरीयत का खात्मा कर देंगे। अगर ये लोग इख्तिदार में आएंगे तो कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करेंगे। जितने भी ऐसे जालिम जो जेल में हैं, जिन्होंने फिसादात में पुरअमन हिंदुस्तानियों का खून बहाया, इज्जतें लुटाई, वो लोगों को छोड़ देंगे। योगी के उत्तर प्रदेश के जलसे में कौन था अखलाक को मारने वाला? A1 एक्यूज खड़ा था। अगर ये लोग इख्तिदार में आएंगे तो लव जिहादियां और उड़ जाएंगे। घर वापसी के वो
रोमियोज जो है ना, ये और उठ जाएंगे। खुदारा समझो, इस बात को समझो, बहुत नाजुक वक्त है, हालात बहुत नाजुक है। सोचकर घबराहट होती है, यह दिल तड़प उठता है। क्या खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, अगर ये चाय वाला या चौकीदार फिर आ जाएगा तो न जाने इस मुल्क में और क्या होगा, क्या तबाही और बर्बादी आएगी। समझो, अगर हम इस ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो आने वाला कल और आने वाले कल का नौजवान नस्ल आपको और मुझको माफ नहीं करेगा। मेरा काम आगाह कराना है, मेरा काम बताना है, हालात को दिखाना है, हालात से लड़ना है। तो मैं लड़ रहा हूं अपने खिताब के जरिए, मैं लड़ रहा हूं अपनी नुमाइंदगी के जरिए, मैं लड़ रहा हूं असेंबली में, मैं लड़ रहा हूं पार्लियामेंट में। लेकिन 11 तारीख वो दिन है, वो वक्त है जिस दिन आपको लड़ना है अपने हक के लिए, अपनी शरीयत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने दस्तूर के लिए, अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए। क्या आप लड़ने तैयार हैं या फिर चिलचिलाती धूप में उस चिलचिलाहट, उस गर्म लू को देखकर डर तो नहीं जाएंगे ना कि गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते कहकर ठंडे वक्त के इंतजार में घरों में तो नहीं बैठेंगे ना। खुदारा उठो, अरे हमने तो काम किया है, काम की फेरिस्त है। अगर काम को बयान करूं तो रात गुजर जाएगी। अरे ये इतनी बड़ी इमारत, ये स्कूल की इमारत, ये हमारे काम की निशानी है, हमारे इत्तेहाद की निशानी है। कितने काम, कितने स्कूल, कितने दवाखाने, कितने तालीमी इदारे, दारुस्सलाम, ये स्कूल, सब कुछ है। अरे ये सब कुछ है, ये सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ आपके इत्तेहाद की वजह से हुआ, आपकी ताकत की वजह से हुआ, आपकी ओट की वजह से हुआ, आपकी दुआओं की वजह से। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी बिसात क्या कि मैं अकेले खड़े रहकर लड़ सकूं? नहीं, अरे मैं तो बीमार आदमी हूं, मौत की चौखट पे खड़ा हूं, नहीं मालूम कि कब मर जाऊं। सेहत इतनी खराब कि कभी भी मर सकता हूं। डॉक्टरों ने कहा अकबर ओवैसी तुम वॉल्केनो पे हो, आतिश फिजा पे हो। दवाखाने में था, लंदन गया, वहां पर भी दवाखाने में था। डॉक्टरों ने कहा कि कभी भी आपके अंतड़ियां फट सकते हैं और आप मर जाएंगे। अरे मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, मौत को खुशी खुशी गले लगाने तैयार हूं, लेकिन जब तक सांस है मैं आपके हक के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपको बेदार करने के लिए अपनी आवाज के जरिए, अपने जोश के जरिए, अपने जज्बे के जरिए काम करता रहूंगा। अरे आप भी तो गौर करिए, हिंदुस्तान के सियासी शोर और गुल में कई आवाजें हैं, लेकिन क्या हमारी आवाज है? नहीं है। अगर है तो वह सिर्फ हैदराबाद में, और यही हैदराबाद की आपकी आवाज हिंदुस्तान के हमारे भाइयों की उम्मीद है, उनकी आस है,
उनकी तवक्को है। मैं बेशक तेलंगाना का हूं, तेलंगाना असेंबली का रुकन हूं, चंद्रायन गुट्टे का रुकने असेंबली हूं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने बसने वालों, मेरे अपनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चाहे वो गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, लखनऊ में हो, मीरठ में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, भोपाल में हो, अलीगढ़ में हो, अजमेर में हो, कहीं पर भी हो, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरे कलमगो मुसलमान, तू कभी मायूस ना हो, कभी दिल बर्दाश्ता न हो। कोई तेरे लिए रहो या ना रहो, है या ना रहे, कोई खड़े रहे या न रहे, ये अकबरुद्दीन ओवैसी आखिरी सांस तक मेरे हर भाई के लिए खड़े रहेगा। गुजरात के लिए भी उठेगा, अहमदाबाद के लिए भी उठेगा, बिहार के लिए भी उठेगा, सबके लिए उठेगा। ये मजलिस उन सब मजलूमों की बेआवाज, बेयार और मददगार रहने वालों के लिए मजलिस है। हम काम करेंगे। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दिल की एक तकलीफ है, बयान करते हुए रुखसत हो जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी गोलियां लगी, इतने जख्म, इतनी बीमारी, इतनी तकलीफ, फिर भी मेरी जगह कोई और रहता तो वो तो बैठ गया होता, लेट गया होता। लेकिन इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी जिद्दोजहद करता हूं, और इतनी मेहनत के बाद असेंबली इंतखाबात में 47-48% वोट गिरना, क्या ये सही है? क्या बताओ मेरे भाई। वहां जहां काम नहीं हुआ वहां पे ज्यादा, यहां इतना कम, इतने स्कूल, इतने बच्चों की तालीम, इतने यतीमों की कफालत, इतनी बेवाओं की मदद, इतनी बेरोजगारों को रोजगार के मौके, उसके बाद ये तनासुब। अरे मेरे भाई, याद रखो, मेरी हिम्मत आप हैं, आपका इत्तेहाद है, यह आपकी मोहब्बत थी कि गोलियां खाकर भी उड़ गया, यह आपकी दुआ है कि जख्मों से लड़ता हुआ आज भी आपके दरमियान खड़ा हूं। मुझे टूटने न दो, मुझे टूटने न दो, मुझे कमजोर होने न दो मेरे भाई। उठो, निकलो, नफसा नफसी को छोड़ो। इनको इज्जत दिए, हमको नहीं दिए, उनको देखे, हमको नहीं देखे, इनको काम दिए, हमको काम नहीं दिए, हम अब तक बूथ देखते थे, हमको नहीं दिए, इनको दे दिए। अरे ये सब छोड़ो, हर कोई अपना अपना फर्ज अदा करेगा तो फिर हमको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं आखिर में यहां ठहरे इस मजमे से कहूंगा, मोदी को पानी पिलाना है और पिलाएंगे ना। अगर मोदी को पानी पिलाना है तो 11 तारीख के दिन धूप को देख के घबराना नहीं, लू को देख के डरना नहीं, बस निकल जाना है, निकल जाना है, इसलिए कि मोदी को पानी पिलाना है। हलक सूखता है तो सूखने दो, इस जालिम को हमको पानी पिलाना है। ये सोच कर निकलो और इंशाअल्लाह अल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब करेगा। हमारा ताज, हमारा गुरूर, हमारी शान, हमारी शौकत अगर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का निशान पतंग है, बस बटन दबाते रहो, पतंग फैलाते रहो, झुका के जोर से खींचते रहो, खींचते रहो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।